हेलो दोस्तों, इस वीडियो में सामान्य अध्ययन प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए कहता कौन सा जो है सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा। तो देखिए यहाँ पे ए बराबर कितना है 121। उसके बाद देखिए डी बराबर क्या होगा A2 माइनस A1 117 माइनस 121, यानी ये हो जाएगा 4। ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे मान लीजिए कि AP का nवां पद जो है ऋणात्मक पद होगा। ठीक है, मान लेते हैं AP का nवां पद ऋणात्मक पद होगा, तब तो Tn लेस देन 0 होगा। ठीक, यानी A प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। उसके बाद देखिए यहाँ पे कितना होगा 121 प्लस n माइनस 1 माइनस इंटू माइनस 4 लेस देन 0। ठीक, यानी ये हो जाएगा आपको 125। ठीक है, ये हो जाएगा आपको 121 माइनस 4n प्लस 4 लेस देन 0। यानी देखिए क्या होगा 125 माइनस 4n लेस देन 0। ठीक है, 125 माइनस 4n लेस देन 0, यानी यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको 125 माइनस 4n लेस देन 0, या फिर देखिए 4n, या फिर यहाँ पे क्या होगा 4n। ठीक है, 4n लेस देन 125। ठीक है, 4n लेस देन 125। तो यहाँ पे n बराबर क्या होगा 125/4। ठीक है, 125/4, यानी यहाँ पे हो जाएगा 125/4, यानी n लेस देन कितना होगा 31.25, यानी n इक्वल टू कितना होगा 32। तो n का मान तो देखिए 32वां पद सबसे पहला ऋणात्मक पद होगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, तो 32 का देखिए यहाँ पे जो हो जाएगा 32 का जो हो जाएगा ये होगा बी ऑप्शन। ठीक है, तो प्रायिकता जो है कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई जो है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1 होता। एक ढेर में 5 किताबें हैं जिनमें प्रत्येक की मोटाई इतना है तथा 5 कागज़ की सीटें जिनकी प्रत्येक की मोटाई इतना है। इस ढेर की कुल मोटाई, तो देखिए ढेर की कुल मोटाई होगा आपको लंबाई। ठीक है, 5, देखिए तो ये हो जाएगा 5 इंटू जिनमें इतना, इस ढेर की कुल मोटाई 5 किताबें हैं तो होगा 5 इंटू 20। ठीक है, 5 इंटू 20 प्लस, ठीक है 20 mm तथा 5 कागज़ की सीट जिसकी प्रत्येक मोटाई था, तो 5 गुने 20 प्लस 5 गुने 0.016, यानी ये हो जाएगा आपको 100 प्लस 0.080, ये हो जाएगा 100.08 mm। ठीक है, यानी 1 दशमलव को यहाँ लाते हैं तो 1.308 इंटू 10 के पावर 2 mm। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कहता है एक प्रयोगशाला में किसरी जो है निश्चित प्रयोग में बैक्टीरिया की संख्या 2.5% प्रति घंटे की दर से बढ़ रही है। यदि प्रयोग के शुरू में बैक्टीरिया की संख्या इतना थी तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की संख्या, तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, तो 2 घंटे के अंत में बैक्टीरिया की जो संख्या होगा ये होगा 506,000 इंटू 1 प्लस 2.5/100 के पावर में 2, यानी ये हो जाएगा 10630 इंटू 41/40, 41/40। सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा 531 16 16.25, यानी अप्रॉक्स में ये आ जाएगा आपको ये 53 16 16।
देखिए कहता है कि यदि a cos थीटा माइनस b sin थीटा बराबर c है तो a sin थीटा प्लस b cos थीटा का मान क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मान लीजिए इतना बराबर c, इतना बराबर यदि आप x मान लेते हैं, a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर x, ठीक। तो यहाँ पे आप इस समीकरण इसको 1, समीकरण इसको 2 मान लीजिए। अब समीकरण 1 तथा 2 को वर्ग करके जोड़ने पर, अब वर्ग करके जोड़िएगा तो क्या होगा, ये हो जाएगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab कोस थीटा साइन थीटा, प्लस इसी तरह इसका वर्ग कीजिएगा। तो इसका जो वर्ग कीजिएगा तो ये देखिए, ये प्लस में आएगा 2ab कोस थीटा, ये कट जाएगा और ये आएगा तो ये होगा 2 इंटू 2, ठीक है, 2a स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा आपको 2 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से a स्क्वायर कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, प्लस b स्क्वायर कॉमन कीजिएगा तो ये हो जाएगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और बराबर में c स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। यानी ये हो जाएगा आपको a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर और इसका मान तो 1 हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा का मान बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर बराबर c स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर। तो यहाँ से x का मान निकल जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर a स्क्वायर जोड़ b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, यदि द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के समान हो k का मान, तो यहाँ पे जो है k का मान d बराबर क्या होगा 0। तो यहाँ हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से k का मान आ जाएगा 5 और माइनस 3, डी ऑप्शन। नेक्स्ट ए किसी काम को 15 दिनों में जबकि बी किसी काम को 21 दिनों में यदि वे एक साथ मिलकर, तो 15 गुने 21 बटा 15 प्लस 21 यानी 36, ये कट जाएगा। देखिए ये 3 सत्ते 21, ठीक है, और 12 तिया 36, 3 चौका 12, 3 पंचे 15, 35 बटा कितना होगा 4, 8 चौक 32, 3 35, बी ऑप्शन। देखिए, दो संख्याओं का लॉसो दे दिया गया है, उनका अनुपात दे दिया गया है, संख्याओं का योग क्या होगा। तो देखिए संख्याओं का योग कर रहा है, तो आप यहाँ से क्या कीजिए, संख्याओं का योग तो ये होगा, मान लीजिए संख्या है 2x 3x, तो लॉसो क्या होगा 2 गुने 3 गुने x, ये है 84, तो 3 दूनी 6, तो x बराबर होगा 14। तो संख्या का योग होगा 5x, तो 5 गुने 14 यानी कितना होगा 70, 5 गुने 14 यानी 70। देखिए वर्तमान में भारत के महान्यायवादी, तो देखिए वर्तमान में भारत के महान्यायवादी आर वेंकटरमणी यानी 16वां है, बी ऑप्शन। भारत सरकार का कानूनी सलाहकार यानी महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत नियुक्त किया जाता है, ठीक है। उसके बाद देखिए, उसके बाद यहाँ पे गिरीश चंद्र मुर्मू जो है भारत के जो है नियंत्रण महालेखा परीक्षक यानी कैग है, ठीक है। उसके बाद एस दुबे जो है ये भारत के महालेख, ठीक है, ये जो है लेखा महानियंत्रक है। नेक्स्ट है कि 78वें स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले पर कितनी बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बनाया है। तो बी ऑप्शन 11वीं बार। तो हाल ही में 78वें स्वतंत्रता दिवस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले पर 11वीं बार तिरंगा फहराने का रिकॉर्ड बनाया है। इस
मामले में जो है नरेंद्र मोदी, पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जो कि 17 बार और इंदिरा गांधी 16 बार के बाद तीसरी जो है स्थान पर पहुंच गए। प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर दिल्ली के लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हैं। 15 अगस्त 2024 को भारत में 78वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। 15 अगस्त 2024 को स्वतंत्रता दिवस जो है 2024 की थीम है विकसित भारत एट द रेट 2047। विकसित भारत एट द रेट 2047। फिर देखिए पहला सार्वजनिक ध्वजारोहण 15 अगस्त 1947 की दोपहर में इंडिया गेट नई दिल्ली के पास प्रिंसेस पार्क में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तिरंगा फहराया गया था। कहता है कि भारत सरकार ने हर साल खाली स्थान को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। ए ऑप्शन। तो भारत सरकार ने हर साल 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री द्वारा जो है अपनी तानाशाही मानसिकता को दर्शाते हुए देश में आपातकाल लगाया था। सरकार ने चंद्रयान 3 मिशन की उल्लेखनीय सफलता का उत्सव मनाने के लिए 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार समारोह 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर जो आयोजित किया जाने की घोषणा की है। कथा 2021 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरण में आयोजित किया गया है? सी ऑप्शन 7। लोकसभा चुनाव 2024 7 चरणों में आयोजित किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 भारत की जो 18वीं लोकसभा चुनाव है। इस वर्ष जो है लोकसभा के 543 सदस्यों को चुनने हेतु 7 चरणों में भारत में 19 अप्रैल से 1 जून तक मतदान हुआ है। 2024 का लोकसभा चुनाव चुनावी इतिहास में दूसरा सबसे बड़ा लंबा मतदान हुआ है। अब तक का सबसे लंबा चुनाव देश का पहला आम चुनाव सितंबर 1951 से फरवरी 1952 के बीच 5 महीनों की अवधि में आयोजित किया गया। वर्तमान में भारत का कुल 96.8 करोड़ पंजीकृत मतदाता हैं, जिसमें 49.72 करोड़ पुरुष तथा 47.1 करोड़ महिलाएं हैं। 85 वर्ष की आयु और 40% से अधिक विकलांगता वाले लोगों के लिए इस वर्ष जो है वर्ष घर से ही मतदान की सुविधा किया गया था। पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक किसे चुना गया है? तो ई ऑप्शन। पेरिस ओलंपिक 2024 के जो समापन समारोह में भारत का ध्वजवाहक मनु भाकर को चुना गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 में आयोजन पीवी सिंधु और शरत कमल को ध्वजवाहक चुना गया था तथा समापन समारोह में ध्वजवाहक मनु भाकर एवं जो है PRCGS को चुना गया था। ठीक है, समापन में कहता है कि इस ओलंपिक में भारत को कुल जो है 6 पदक प्राप्त हुआ, जिसमें 1 रजत और 5 जो है कांस्य पदक था। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के समापन समारोह में आपको भारत का ध्वजवाहक मनु भाकर, ठीक है। और देखिए पेरिस ओलंपिक 2024 में आयोजन पर PV सिंधु और शरत कमल, ठीक है, और समापन में मनु भाकर और श्रीजेश को चुना गया। नेक्स्ट कहता है कि दक्षिण भारत की पहली जो है औद्योगिक गलियारा परियोजना की आधारशिला प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कहाँ रखी गई? ए ऑप्शन। तो तुमकुरू औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक। दक्षिण भारत की पहली औद्योगिक गलियारा परियोजना की उद्घाटन आधारशिला जो है तुमकुरू औद्योगिक क्षेत्र कर्नाटक में रखी गई है। पूर्वी पश्चिमी गलियारा जो है सिलचर से पोरबंदर तक जोड़ा गया है। उत्तरी दक्षिणी गलियारा को श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ा गया। फिर नेक्स्ट
हाल ही में स्तन कैंसर की पहचान और निवारण हेतु सवेरा नामक कार्यक्रम किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? ए ऑप्शन हरियाणा। तो हाल ही में स्तन कैंसर की पहचान और निवारण हेतु सवेरा नामक कार्यक्रम हरियाणा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। स्वयं योजना को हाल ही में ओडिशा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। संबल योजना जो है माई स्कूल माई प्राइड अभियान और अपना विद्यालय कार्यक्रम को जो हिमाचल प्रदेश द्वारा शुरू किया गया है। जर्मानी बांध परियोजना उत्तराखंड द्वारा शुरू किया गया। मुख्यमंत्री वयोश्री योजना को महाराष्ट्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। फिर आरोग्य श्री योजना आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा शुरू किया गया है। सांस नामक अभियान मणिपुर राज्य सरकार द्वारा निमोनिया रोग को खत्म करने के लिए चलाया गया। हाल ही में गुजरात के वडोदरा स्थित भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदलकर जो है नया क्या रखा गया है? ये ऑप्शन गति शक्ति विश्वविद्यालय। तो गुजरात के वडोदरा स्थित भारत का पहला राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम बदलकर गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया है। पुराना संसद भवन जो दिल्ली में है उसका नया नाम हो गया संविधान सदन। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया है। खेलो इंडिया महिला लीग, अस्मिता महिला लीग, अल मिनहाद शहर संयुक्त अरब अमीरात में हिंद शहर कर दिया है। अफ़गानिस्तान को इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफ़गानिस्तान कर दिया है। और महाराष्ट्र का औरंगाबाद शहर को छत्रपति संभाजी नगर, हैरिस पार्क सिडनी ऑस्ट्रेलिया इसका नाम लिटिल इंडिया कर दिया। कहता है मिलान करना है। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा, देखिए कूका विद्रोह ऑप्शन नंबर सी यानी कूका विद्रोह ये पंजाब, ठीक है। मोपला विद्रोह ये जो है मोपला विद्रोह था मलाबार। भील विद्रोह ये महाराष्ट्र, भील विद्रोह कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र। और कोल विद्रोह हुआ था बिहार उड़ीसा में। तो कूका आंदोलन की शुरुआत जवाहरमल यानी भारत सियान साहिब एवं उनके शिष्य बालक सिंह ने पश्चिमी पंजाब में की है। कूका विद्रोह 1872 को बालक सिंह और उनके अनुयायी गुरु राम सिंह द्वारा नेतृत्व प्रदान किया है। फिर है कि कूका आंदोलन का उद्देश्य जो है सिख शासन स्थापित करना और विदेशी शक्तियों को बाहर करना। इस संप्रदाय को नामधारी संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है। मोपला विद्रोह 1921 ईस्वी में केरल में जो है मुस्लियार के नेतृत्व में हुआ। मोपला मुस्लिम काश्तकार थे जो मालाबार क्षेत्र में निवास करते थे जहां अधिकांश जमींदार हिंदू थे। कोल विद्रोह 1831 से 1832 इसमें छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ। इस आंदोलन के प्रमुख नेता बुद्धो भगत थे। फिर भील विद्रोह जो है 1818 ईस्वी में भील विद्रोह 1818 में प्रारंभ महत्वपूर्ण जनजाति विद्रोह था। कहता निम्नलिखित में से कौन सा गलत है? ए। तो देखिए स्वराज का शाब्दिक अर्थ है स्वशासन या अपना राज्य, ठीक है। स्वशासन या अपना राज्य। स्वराज का शाब्दिक अर्थ है स्वशासन या अपना राज्य, ठीक है, अपना राज्य। यह स्वराज शब्द का पहला प्रयोग स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। पहली बार आधिकारिक तौर से इसे दादा भाई नौरोजी ने 1906 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में यह मांग रखा। स्वराज विधेयक सर्वप्रथम 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने लाया था। बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग की स्थापना के समय जो है यह उद्घोषणा किया कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पहली बार कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में पारित किया। कहता है कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम किसके वायसराय के काल में पारित किया गया? ए ऑप्शन लॉर्ड कर्जन। प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम लॉर्ड कर्जन के काल में पारित किया गया। प्राचीन स्मारक अधिनियम 1904 में पारित किया गया था। यह प्राचीन स्मारकों और पुरातात्विक ऐतिहासिक या कलात्मक रुचि की वस्तुओं की संरक्षण के लिए प्रदान करने वाला अधिनियम है। यह अधिनियम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा प्राचीन भारतीय स्मारकों को सुरक्षित और पुनः स्थापित करने के लिए
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को ऐतिहासिक दस्तावेज और महत्व को इकट्ठा करने, खुदाई करने और प्राचीन ऐतिहासिक जानकारी को प्रकाश में लाने के लिए बनाया गया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में की और पहले महानिदेशक भी थे। कहता है कि थॉमस मैकाले में अपना प्रसिद्ध मिनट कब प्रस्तुत किया? तो बी ऑप्शन 2 फरवरी 1835। थॉमस मैकाले ने अपना प्रसिद्ध मिनट 2 फरवरी 1835 को प्रस्तुत किया है। लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा जो अंग्रेजी शिक्षा अधिनियम के साथ मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन या मैकाले मिनट 1835 में प्रस्तावित किया। थॉमस मैकाले वर्ष 1834 में भारत आया तथा उसे गवर्नर जनरल की कार्यकारी परिषद के प्रथम विधि सदस्य के तौर पर नियुक्त किया। उसकी नियुक्ति सार्वजनिक शिक्षा समिति के अध्यक्ष पद पर की गई, जिसका कार्य जो है प्राच्यवादी और पाश्चात्यवाद विवाद मध्यस्थता करता था। थॉमस मैकाले ने अधोगामी निस्पंदन का सिद्धांत दिया है, जिसके तहत सर्वप्रथम भारत के उच्च तथा मध्यम वर्ग के एक छोटे से हिस्से को शिक्षित करना था, ताकि एक ऐसा वर्ग तैयार हो जो रंग और रूप से भारतीय हो लेकिन विचारों, नैतिकता या तथा बुद्धिमत्ता में ब्रिटिश हो। भारत में अंग्रेजी शिक्षा के जनक लॉर्ड मैकाले हैं। 7 मार्च 1835 को लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने जो फरवरी के स्थान पर अंग्रेजी भाषा को घोषित किया। 1883-84 का इल्बर्ट बिल किससे संबंधित था? ए ऑप्शन न्यायिक सुधार। तो 1883-84 का इल्बर्ट बिल जो है ये न्यायिक सुधार से संबंधित था। फिर है कि वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान इल्बर्ट बिल लाया गया। इस बिल के द्वारा जो भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी जो अधिकार प्रदान किया गया था जिसमें यूरोपियन नागरिक भी शामिल थे। यूरोपीय व्यक्तियों से संबंधित मामलों की सुनवाई केवल यूरोपीय न्यायाधीश ही करते थे। यही कारण था कि संपूर्ण यूरोपीय समुदाय ने इस बिल का विरोध में श्वेत आंदोलन शुरू कर दिया। वस्तुतः यूरोपीय लोगों ने इस आधार पर बिल का विरोध किया कि न्यायालय का कोई भी भारतीय समुदाय यूरोपीय अधिकारियों के मामलों की सुनवाई करने के लिए उपयुक्त नहीं है। इसे ही इल्बर्ट बिल विवाद कहा जाता है। इस बिल के अत्यधिक विरोध के चलते इसमें संशोधन किया गया। भारतीय जज भी अंग्रेजी का मुकदमा सुन सकते हैं। जूरी व्यवस्था के अंतर्गत है, जिसमें अनिवार्य रूप से अंग्रेज जज भी होंगे। कथा 1857 के विद्रोह के बारे में कौन सा कथन सही है? डी ऑप्शन 1857 के विद्रोह के बारे में सही कथन है कि विद्रोह के दौरान लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल था और विद्रोह मुख्यतः सामंती चरित्र का था और इसमें कुछ राष्ट्रवादी तत्व थे। 1857 का भारतीय विद्रोह भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के खिलाफ एक व्यापक लेकिन असफल विद्रोह था। 1857 का सैनिक विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 में मेरठ से हुआ। इस जो सैनिक विद्रोह का मूल कारण ब्रिटिश सरकार की आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक आदि नीतियों में विसंगतियाँ थी। फिर है कि इस सैनिक विद्रोह का तत्कालीन कारण गाय और सुअर की चर्बी का कारतूस के जो है आवरण में प्रयोग करना। 1857 के सैनिक क्रांतिक विद्रोह का प्रतीक चिन्ह रोटी और कमल फूल था। 1857 के सैनिक विद्रोह का असफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण एकता की कमी। लॉर्ड कैनिंग 1857 के सैनिक विद्रोह के दौरान गवर्नर जनरल था। ऑपरेशन पोलो, तो ये हो जाएगा 1848 की हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित। तो ऑपरेशन पोलो 1848 की हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से संबंधित था। 13 सितंबर 1948 को हैदराबाद रियासत को एकीकृत करने के लिए भारत की सैन्य कार्रवाई, जिसे ऑपरेशन पोलो के नाम से जाना जाता है, शुरू की गई, जो भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना थी। हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली शाह कश्मीर संघर्ष में भारत सरकार की व्यस्तता का लाभ उठाना चाहता था। आज़ादी के बाद भारत में शामिल होने से झिझक रहा था, स्वतंत्र रहना चाहता था। नवंबर 1947 में हस्ताक्षरित जो है स्टैंड स्टील समझौते ने हैदराबाद और भारत के बीच एक वर्ष के लिए
यथास्थिति बनाए रखी, जिससे निजाम को स्वतंत्र रूप से शासन जारी रखने की अनुमति मिली। हालांकि बढ़ते तनाव, सीमा पर छापे और एक स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के इस इस्सदों ने जो भारत को कार्रवाई करने के प्रेरित किया। ऑपरेशन ने कई दिशाओं से सुनियोजित सैन्य आक्रमण किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप अंततः हैदराबाद राज्य की सेनाओं को आत्मसमर्पण करना पड़ा। राजा रंजीत सिंह के तत्काल उत्तराधिकार कौन थे? ए ऑप्शन खड़क सिंह। तो राजा रंजीत सिंह के तत्काल उत्तराधिकार खड़क सिंह थे। फिर महाराजा रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 को जो गुजरांवाला में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है। कहता वह महासिंह के इकलौते संतान थे, जिसकी मृत्यु के बाद वर्ष 1792 में जो 1792 में रंजीत सिंह एक सिख समुदाय जो शुक्राचार्य मिसल के प्रमुख थे। उन्होंने मिसलों को समाप्त कर सिख साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर कहता उस समय पंजाब पर शक्तिशाली सरदारों का शासन था, जिन्होंने इस क्षेत्र को 12 मिसलों में विभाजित किया। रंजीत सिंह 1798 से 1839 ईस्वी तक शासन किया। रंजीत सिंह सिख राज्य के संस्थापक थे। महाराज दलीप सिंह महाराजा रंजीत सिंह के सबसे छोटे पुत्र था और सिख साम्राज्य के अंतिम शासक थे। गोदावरी नदी का उद्गम किस स्थान से होता है? तो ब्रह्मागिरी की पहाड़ी। गोदावरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मागिरी की पहाड़ी है। गोदावरी नदी नासिक जिले के जो है जमकम गांव की पहाड़ी से निकलती है। गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। ठीक है, गोदावरी नदी की कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, जो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। प्रायद्वीपीय भारत की पहली और भारत की दूसरी। गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है। गोदावरी नदी का सहायक नदी है पेनगंगा, इंद्रावती, प्राणहिता, मंजीरा, सबरी, पुराण, वैनगंगा, प्रवदा और वर्धा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, बंदरपूंछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री हिमानी से यमुना नदी निकलती है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना नदी गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी। फिर कि गांधी सागर बांध किस राज्य में स्थित है? ए ऑप्शन मध्य प्रदेश। तो गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध का निर्माण 1954 में प्रारंभ हुआ, जो 1960 ईस्वी में पूरा बनकर तैयार हुआ। रावत भाटा में चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। जवाहर सागर बांध चंबल नदी पर जो है कोटा जिले में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची बांध टिहरी बांध 261 मीटर। कोसी प्रोजेक्ट जो है भारत सरकार और नेपाल सरकार का संयुक्त प्रोजेक्ट है। JL नेहरू ने बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को आधार आधुनिक भारत का मंदिर कहा है। बहुउद्देशीय नदी घाटी प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य सिंचाई, विद्युत उत्पादन, बाढ़ नियंत्रण आदि हैं। सांभर झील कहाँ स्थित है? सी ऑप्शन राजस्थान। सांभर झील राजस्थान में स्थित है। भारत का सबसे नमकीन झील सांभर झील है। भारत में सबसे बड़े मीठे पानी की झील वुलर झील जम्मू कश्मीर में स्थित है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद वल्लभ पंत सागर है। लोनार झील उल्कापिंड के गिरने से बनी झील है। लोनार झील महाराष्ट्र में है। राजसमंद झील राजस्थान में है और नौकुचियाताल झील ये उत्तराखंड में है और अष्टमुडी जो है झील केरल में। कहता है कि 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर कहाँ स्थित है? तो यह है आपको अटलांटिक महासागर। 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर ये अटलांटिक महासागर में स्थित है। फिर है कि ब्रिटेन ग्रीनविच से गुजरने वाली देशांतर रेखा को 0 मानकर उसके आधार पर पृथ्वी के विभिन्न हिस्सों की स्थितियाँ और समय की गणना करते हैं। ग्रीनविच की प्रयोगशाला के पास से गुजरती 0 डिग्री देशांतर रेखा से दाहिनी ओर पूर्वी गोलार्ध तो रेखा के बाईं ओर पश्चिमी गोलार्ध है। 1884 ईस्वी में वाशिंगटन में एक बैठक हुई, जिसमें ग्रीनविच को 0 डिग्री देशांतर रेखा मानने पर सहमति बनी। क्षैतिज रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं। क्षैतिज रेखाएं अक्षांश रेखाएं हैं और ऊर्ध्वाधर रेखाएं देशांतर रेखाएं। ऊर्ध्वाधर है देशांतर और क्षैतिज है अक्षांश।
ये रेखाएं एक दूसरे को आपस में समकोण पर काटती हैं और एक जाल बनाती हैं जिसे ग्रिड कहते हैं, यानी ग्रेटिकूल। उसके बाद देखिए देशांतर से समय और अक्षांश से जलवायु को जानने में सहायता मिलती है। देशांतर से समय, अक्षांश से जलवायु। फिर है कि कोरोमंडल तट निम्नलिखित में से किन की गृहभूमि है? तो ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। कोरोमंडल तट जो है ये तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है। कोरोमंडल तट भारतीय उपमहाद्वीप का दक्षिणी पूर्वी तट क्षेत्र है। यह पूर्वी घाट, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। मालाबार तट केरल राज्य में अवस्थित पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच भारतीय जो है प्रायद्वीप के पश्चिमी तट के समानांतर एक संकीर्ण तटवर्तीय क्षेत्र है। कहता है कि दीव से दमन तक जो है का क्षेत्र गुजरात तट, दमन से गोवा तक का क्षेत्र कोंकण तट, गोवा से कर्नाटक के मंगलोर तक क्षेत्र जो है कन्नड़ तट तथा मंगलोर से कन्याकुमारी तक का क्षेत्र जो है मालाबार तट के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलान बिंदु नीलगिरी की पहाड़ी है। नीलगिरी पहाड़ी पर डोडा जो है जनजाति निवास करता है। नेक्स्ट कहता है ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। इस धारणा से लिया गया है। सी, ऊँटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि ऊँटों का उपयोग रेगिस्तान में परिवहन के लिए किया जाता है। ऊँट जो है कैमुलस वंश के अंतर्गत आने वाला एक जो है खूरधारी जीव है। यह स्तनधारी वर्ग का जीव है। ऊँचे ऊँट रेतीले तपते मैदानों में कई दिनों तक बिना पानी पिए रह सकता है। रेगिस्तान का भारत में जो है सर्वाधिक विस्तार जैसलमेर जिले में है। मरु उत्सव ये जैसलमेर में मनाया जाता है। दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है तो उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, दी नॉर्थ अटलांटिक सी रूट। दुनिया का सबसे व्यस्त जो है समुद्री मार्ग उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग है। विश्व में सर्वाधिक जो है व्यापार जलमार्ग से होता है। विश्व में यातायात एवं माल ढोने का रास्ता साधन जो है जलमार्ग है। सबसे अधिक व्यस्त नहर यदि देखें तो कील नहर है। सबसे व्यस्त नदी मार्ग राइन नदी जलमार्ग है। भारत का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है। 62 नंबर देखिए। कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। 2011 की जनगणना के अनुसार दूसरा सर्वाधिक जो है आबादी वाला राज्य है महाराष्ट्र। ठीक है। और 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम आबादी वाला राज्य है सिक्किम। ठीक है, सबसे कम है सिक्किम। 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य है केरल 284। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जो है घनत्व वाला राज्य, ठीक है, राज्य बिहार है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला राज्य है हरियाणा 879। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य है बिहार 61.80%। नेक्स्ट कहता 12 सेंटीमीटर फोकसांतर के उत्तल लेंस के सामने 2 सेंटीमीटर पर एक वस्तु रखा है। प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनता है? तो 12 सेंटीमीटर फोकसांतर के देखिए तो एफ कितना दे दिया गया है 12 प्लस में, क्योंकि उत्तल है। वस्तु दूरी तो माइनस होगा ही, भी निकालना है तो लेंस सूत्र 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए क्या होगा। तो ये हो जाएगा आपको 1/v बराबर 1/f माइनस 1/u, यानी 1/v बराबर होगा 1/12, ठीक है, माइनस 1/2 यानी माइनस 5/12 भी का मान। ठीक है, भी का मान कितना है माइनस 1/v का मान कितना है 1/v का मान है माइनस 5/12, तो भी का मान होगा माइनस 12/5 यानी माइनस 2.4 सेंटीमीटर। अब चूँकि देखिए भी ऋणात्मक है, इसका मतलब है
कि उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक तथा आभासी दोनों प्रकार के होते हैं। उत्तल लेंस द्वारा, तो यहाँ पे जो होगा ए ऑप्शन। तो बिंब की ओर लेंस से 2.4 सेंटीमीटर दूरी आभासी, वास्तविक भी होता, आभासी भी होता। ठीक है, तो यहाँ पे ए ऑप्शन। नेक्स्ट है कि जब एसिटिक एसिड को धीरे धीरे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के घोल में डालते हैं तो विद्युत चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि तो यहाँ पे यदि आप देखें तो देखिए, जब सी ऑप्शन, आयनों की संख्या बढ़ जाती है। जब एसिटिक एसिड को धीरे धीरे अमोनियम हाइड्रोक्साइड के घोल में डालते हैं तो विद्युत चालकता बढ़ जाती है, क्योंकि आयनों की संख्या बढ़ जाती है। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। फिर है अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है NH4OH। फिर है कि अमोनिया यानी NH3 है, नाइट्रोजन का एक अस्थायी हाइड्राइड है। अमोनिया का औद्योगिक पैमाने पर उत्पादन हेबर विधि द्वारा किया जाता है। उच्च दाब पर अमोनिया को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर कार्बनिक यौगिक यूरिया NH2CO NH2 प्राप्त होता है। आयनों की संख्या पर विद्युत चालकता निर्भर करती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है, देखिए उत्तल लेंस में जो है वस्तु दूरी निगेटिव होता है उत्तल लेंस में। प्रतिबिंब दूरी जो होता है ये पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है। ठीक, और फोकस दूरी जो है पॉजिटिव होता है। उत्तल लेंस में फोकस दूरी क्या होता है, पॉजिटिव, और शक्ति जो होता है ये पॉजिटिव होता है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, किसी स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है तो 65 का होगा सी ऑप्शन। कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने पर, तो प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है जब कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होते हैं। जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उस पर लगने वाला बल अधिकतम होता है। ठीक है, उस पर लगने वाला बल क्या होता है, अधिकतम, चूँकि F बराबर क्या होता है, QVB sin थीटा। ठीक है, जब भी साइन, अब थीटा का जगह 90 लीजिएगा तो QVB हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। कहता है कि जब कविता कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेती हैं और उसमें एल्युमिनियम के कुछ दाने मिलाती हैं तो विलयन का रंग बदल जाता है, यह खाली स्थान के निर्माण के कारण होता है। तो बी ऑप्शन, Al2SO4 के होल 3। तो जब कविता कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन लेती है और उसमें एल्युमिनियम के कुछ दाने मिलाती हैं तो विलयन का रंग बदल जाता है, यह Al2SO4 के होल 3 के निर्माण के कारण होता है। ठीक है, ये होगा 3CuSO4 + 2Al, ये हो जाएगा Al2SO4 के होल 3 + 3Cu। ठीक है, Au जो है ये Cu से अधिक क्रियाशील है, जहाँ Cu को विस्थापित कर खुद जो है यौगिक का निर्माण करता है। CuSO4 × 5H2O को ब्लू जो है विट्रियोल कहा जाता है। CuSO4 × 5H2O को क्या बोलते हैं, ब्लू विट्रियोल। क्यों, अब देखिए बी, यहाँ पे देखिए बी के बाद सी है तो इसे याद रखिए, बी के बाद क्या है, सी, तो समझ जाइए इसको क्या कहेंगे, ब्लू विट्रियोल। ठीक है, ब्लू विट्रियोल कहा जाता है। इसे जो है इसे कवकनाशी के रूप में प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम सल्फेट का प्रयोग जो है पेयजल के शुद्धिकरण में होता है। इसका उपयोग अपशिष्ट जो है जलोपचार संयंत्र में भी करते हैं। नीचे दिए गए विभिन्न बिंदु प्रजनन जो है स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं। गलत विकल्प जो है बी ऑप्शन। तो अजन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण, और जन्मे बच्चे के लिंग का निर्धारण प्रजनन स्वास्थ्य की जानकारी देते हैं, गलत कथन है। भ्रूण में किसी भी आनुवंशिक या गुणसूत्र संबंधी असमानताओं का आकलन करने के लिए जो है एमनियोसेंटेसिस एक परीक्षण है। ठीक है, एमनियोसेंटेसिस भ्रूण में निम्नलिखित स्थितियों का पता लगाने में मदद करता है। जेनेटिक या क्रोमोसोम स्थितियाँ, सिकल सेल एनीमिया, ओपन न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, सिस्टिक फाइब्रोसिस,
से मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, वंशानुगत चयापचय संबंधी विकार, भ्रूण के संक्रमण, मातृ गर्भाशय संक्रमण, प्रजनन क्रियाओं और अंगों का अंग, सुरक्षित एवं प्रभावी परिवार नियोजन विधियाँ, यौन संक्रमित रोगों की रोकथाम। कहता कौन सा कथन गलत है? ए ऑप्शन। तो देखिए प्रत्येक वृक्क में बड़ी संख्या में न्यूरॉन नामक निस्पंदन इकाई मौजूद होती हैं जो एक साथ बंधी होती हैं, ये गलत कथन है। देखिए वृक्क में नेफ्रॉन पाया जाता है, न कि न्यूरॉन। वृक्क में नेफ्रॉन पाया जाता है, न कि न्यूरॉन। न्यूरॉन सामान्यतः मस्तिष्क की इकाई हैं। प्रत्येक वृक्क में लगभग 8 से 12 लाख महीन लंबी तथा कुंडलित वृक्क नलिकाएं या नेफ्रॉन्स होती हैं। प्रत्येक नेफ्रॉन्स में जो है संरचनाएं होती हैं, बोमेन, संपुट, ग्लोमेरुलस और मल्पिगियन नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका एवं मूत्र संग्राही नलिका। कहता है कि शरीर के जो है इनमें से किस अंग में उपास्थि उत्तक मौजूद नहीं होता है? तो सी ऑप्शन, वृक्क में। तो शरीर के वृक्क अंग में उपास्थि उत्तक मौजूद नहीं होता है। ठीक है, उपास्थि के कुछ गुण हैं, जैसे उपास्थि एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। यह कोलेजन के घने फाइबर नेटवर्क से बना है। यह तन्य शक्ति प्रदान करता है और हड्डियों का सहारा प्रदान करता है। कार्टिलेज श्वसन पथ को सहारा देता है और शॉक अवशोषक के रूप में कार्य करता है। यह उपांगों के आकार को बनाए रखता है और जोड़ों पर घर्षण को कम करता है। यह हड्डियों जितना कठोर नहीं होता है और प्रकृति में लोचदार और जो है मोड़ा जा सकता है। यह पसली, कान, नाक, ब्रोंकियोल ट्यूब, इंटरवेर्टेबल डिस्क और शरीर के कई अन्य जो है घटकों का एक संरचनात्मक घटक है। देखिए लास्ट है, निम्नलिखित को आहार श्रृंखला के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा धान। ठीक है, धान को खाएगा टिड्डा, टिड्डा को खाएगा मेढक, मेढक को खाएगा सांप। ठीक है, और सांप को खाएगा गरुड़। ठीक है, तो सबसे पहले धान, उसके बाद टिड्डा। ठीक है, तो धान, टिड्डा, टिड्डा को मेढक, मेढक को सांप, सांप को गरुड़। सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन क्या है? राइट है। देखिए यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या उत्पादक की होती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में सर्वाधिक संख्या उत्पादक की होती हैं। तो यहाँ पे होता है उत्पादक, फिर होता है उपभोक्ता, फिर होता है ठीक है उपभोक्ता, फिर दूसरे नंबर पर भी उपभोक्ता ही होता है और तीसरे पर होता है अपघटक। ठीक है, तो पहला पे उत्पादक के बाद पहला नंबर पे उपभोक्ता, दूसरा पे भी उपभोक्ता, ठीक है, तीसरा पे अपघटक होता है। देखिए लिंडमान के अनुसार खाद्य श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह क्रमागत रूप 10% के नियम के अनुसार होता है। कितना? 10% के नियम के अनुसार। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ में कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।